हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। वो है ट्रांसफार्मर। द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। या आप ये कह सकते हैं कि द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और ईएमएफ इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में मौजूद है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो पहले जरूर देखें। म्यूचुअल इंडक्शन में हम दो कॉइल्स यूज करते थे, एक को हम प्राइमरी कहते हैं और एक को हम सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी के अंदर हम करंट को चेंज करते थे और प्राइमरी के अंदर करंट को चेंज करने से सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होती थी, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते थे। तो यही प्रिंसिपल यहाँ ट्रांसफार्मर में काम करता है। यहाँ पे भी अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो हमारे पास दो कॉइल्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक कॉइल जो है वो अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड है और वो कॉइल जो एसी के साथ या अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड हो उसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और जो दूसरी कॉइल है वो एक रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड है और इस रजिस्टर से हम आउटपुट लेते हैं। यानी ऐसी वो कॉइल जहां से हम आउटपुट लेते हैं उस कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है, जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे प्राइमरी कॉइल के उसको हम एनपी से डिनोट करेंगे, द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को एनएस से डिनोट करेंगे। इसी तरह जितना करंट प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लो कर रहा है उसको हम आईपी कहेंगे और जो इसका वोल्टेज होगा उसको हम वीपी कहेंगे, और जितना करंट सेकेंडरी कॉइल में से फ्लो करेगा उसको हम आई एस कहेंगे और जो वोल्टेज होगा सेकेंडरी कॉइल का उसको हम वी एस कहेंगे। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक जो होती है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है और जो दूसरी होती है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या फर्क है और ये कहाँ यूज होते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो इस किस्म के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। ये आप देख भी सकते हैं कि ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल की और ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल की। तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा है। इस किस्म के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? ये करता है कि आउटपुट में जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसको इंक्रीज कर देता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो ये अंडरस्टूड होगा कि Vs इज ग्रेटर देन Vp, मीन द सेकेंडरी वोल्टेज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, क्योंकि जो वोल्टेज या ईएमएफ है ये नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर रहे हो तो जो ईएमएफ है वो भी इंक्रीज करेगी। इसलिए इस किस्म के ट्रांसफार्मर में हमारा सेकेंडरी वोल्टेज जो होगा वो ग्रेटर देन होगा प्राइमरी वोल्टेज। दूसरी टाइप हमारे पास है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, और ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो इस किस्म के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं और ये आउटपुट में जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसको डिक्रीज कर देता है। अब आप ये देखते हैं कि ये यूज कहाँ होते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ये यूज होते हैं जहाँ पे हम बिजली बनाते हैं, जहाँ बिजली घर हैं या डैम्स वगैरह हैं, क्योंकि जब वहाँ बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है और उसको जब दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर करना होता है तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है थ्रू वायर्स। अब वायर की रेजिस्टेंस हो, जब आप दूर दराज इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं थ्रू वायर्स तो वायर की रेजिस्टेंस की वजह से काफी एनर्जी जो है, जो वोल्टेज है वो जाया हो जाता है। तो
इसलिए हम वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज को हम इंक्रीज कर देते हैं और स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके वोल्टेज इंक्रीज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे मोबाइल चार्जर्स में यूज होते हैं, जहाँ पे हम स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को, क्योंकि मोबाइल की जो बैटरी है उसको 12 वोल्ट चाहिए, और जब आप सॉकेट के अंदर कनेक्ट करते हैं चार्जर को तो वो 220 वोल्ट आ रहा होता है, तो वहाँ ट्रांसफार्मर जो है उसको फिर स्टेप डाउन कर। फ्रेंड नेक्स्ट हम ट्रांसफार्मर इक्वेशन देखने जा रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर में। इसको अब हम ड्राइव करते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, EMF इज इक्वल टू एन डी फाई ओवर डी टी, और यहाँ से अगर हम डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू निकालें तो ये EMF ओवर एन आ जाएगी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी ओवर एन। EMF को मैंने वोल्टेज के से रिप्लेस कर दिया, और ऐसा पॉसिबल है, हम ये काम कर सकते। इसको इक्वेशन 1 का नाम। अब अगर हम ये कहें कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान कोई भी फ्लक्स की लीकेज नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी फाई ओवर डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। और अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज करें तो डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी ओवर एन, तो यहाँ पे हम डी फाई ओवर डी टी की जगह को रिप्लेस कर देंगे वी ओवर एन से, और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं कि वी पी ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर एन एस। वी पी इज प्राइमरी वोल्टेज, एन पी इज number of turns in primary coil, Vs is secondary voltage and Ns is number of turns in secondary coil। हमारे पास इक्वेशन आ गई है Vp और Np is equal to Vs over Ns। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और इसको लिख रहे हैं कि Vp मल्टीप्लाई बाय Ns is equal to Vs मल्टीप्लाई बाय Np, या Vp over Vs is equal to Np over Ns। इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब अगर हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पावर इनपुट जो होगी वो इक्वल होगी पावर आउटपुट के। और पावर क्या होती है? पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। पावर इनपुट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनपुट हम सप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल को, और प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज होता है वो Vp होता है और जो करंट होता है Ip होता है। तो पावर इनपुट को हम लिख सकते हैं VPIP। इसी तरह ट्रांसफार्मर की वो कॉइल जहां से हम आउटपुट लेते हैं उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, और उसका वोल्टेज होगा VS सेकेंडरी वोल्टेज और करंट होगा IS सेकेंडरी करंट। तो पावर आउटपुट या सेकेंडरी कॉइल की पावर को हम लिख सकते हैं VSIS। तो यहाँ पर हमने लिख दिया VPIP इज इक्वल टू VSIS। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, VP ओवर VS इज इक्वल टू IS ओवर IP, और इसको हमने इक्वेशन 3 कह दिया। अब अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं कि VP ओवर VS इज इक्वल टू NP ओवर NS इज इक्वल टू IS ओवर IP, क्योंकि इक्वेशन 2 में VP ओवर VS जो है वो NP ओवर NS के इक्वल, और इक्वेशन 3 में VP ओवर VS इक्वल है IS ओवर IP के। तो हम इन तीनों को इक्वल रख सकते हैं। फाइनली हमने लिख दिया VP ओवर VS इज इक्वल टू NP over NS is equal to NS over IP। This is called transformer equation। तो फ्रेंड ये थी कहानी ट्रांसफार्मर की, लेकिन जैसे हर कहानी में कुछ assumptions होती हैं, ट्रांसफार्मर की कहानी में भी कुछ assumptions थी। अब हम उन assumptions को देखते हैं और देखते हैं कि क्या वो ठीक है या गलत है। तो सबसे पहले हमने ये assume किया पर टर्न फ्लक्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज सेम, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स की लीकेज होगी। तो इसीलिए जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ फ्लक्स बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। अब हम इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? हम इस तरह कर सकते हैं कि हम दोनों कॉइल जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को, उनको दोनों कॉइल्स को हम एक दूसरे के ऊपर बाउंड कर, इससे फ्लक्स की लीकेज जो है वो काफी हद तक कम हो सकती है। दूसरा हमने ये एज्यूम किया कि रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज जीरो। अब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगी, तो ये जो हमने एज्यूम किया ये भी गलत है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे पावर का लॉस होगा। और इसको आप फिक्स कैसे कर सकते हैं? हम थिक या थिन वायर्स जो है
वो यूज कर सकते हैं। तीसरा हमने ये फर्ज किया था कि आयरन कोर विल हेल्प विद फ्लक्स लिंकेज। तो ये हमारी अजम्पशन जो थी वो सही थी कि हम आयरन कोर के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को बाउंड करते हैं, और उसकी रीजन ये होती है, वो हम करते ही इसीलिए हैं ताकि फ्लक्स को बांध कर रखा जा सके, फ्लक्स की लीकेज को रोका जा सके या कम किया जा सके। तो ये जो हमने एज्यूम किया था ये ठीक है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, और वो साइड इफेक्ट है एडी करंट। इस आयरन कोर की वजह से यहाँ पे एडी करंट पैदा होगा, और इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? इसको हम फिक्स कर सकते हैं कि अगर हम जो हमारी कोर है, आयरन कोर है, उसको हम लेमिनेट कर दें, या ऐसी कोर को यूज करें जिसका कम हिस्टेरेसिस लॉस हो। अब अगर हम पावर लॉस की बात करें इन ट्रांसफार्मर, तो वो दो तरह से होती है। एक हिस्टेरेसिस लॉसेस है। हम जो ट्रांसफार्मर है वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर काम, तो जब हम अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर की कॉइल को देते हैं तो एसी क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, उस चेंजिंग करंट की वजह से जो ट्रांसफार्मर की कॉइल होती है वो कंटिन्यूसली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रही होती है, और इस मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी जो है वो हमारी जाया हो जाती है, जिसको हम हिस्टेरेसिस लॉसेस कहते हैं। दूसरा लॉस जो है वो एडी करंट का है। एडी करंट क्या चीज है? एडी करंट कोई नई चीज नहीं है, हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि जब किसी कंडक्टर में के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस्ड होता है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। एडी करंट वही इंड्यूस्ड करंट, और इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो पावर का लॉस होता है उसको हम एडी पावर लॉस कहते हैं।